और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद होकर उल्टी हो चुकी थी। मंगल जल्दी से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। वो डर के मारे अंदर की तरफ भागने लगा। तभी उस भयानक औरत ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ डाला और उसके चेहरे के मांस को बुरी तरह से नोच डाला। दर्द के मारे पूरे घर में उसकी चीख गूंज गई और कुछ देर उसकी दर्द भरी चीखों के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उसका ऐसा हाल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया मेरे भाई को? तुझे इतनी बेरहमी से किसने मार डाला मेरे भाई? किसने मार डाला तुझे? अभी तो सिर्फ इसकी जान गई है, अभी तो तेरा मरना बाकी है। जितनी बेरहमी से इसकी मौत हुई है, उससे ज्यादा बेरहमी से अब तू मारा जाएगा। राजेश अपने भाई से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रहा था। उसने गांव वालों के साथ जाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। रात को वो अपने भाई की तस्वीर को अपने हाथों में लिए रो रहा था। मत रो बेटा, भगवान ने हमारी जिंदगी में यही दुख लिखा था। पहले मेरा बड़ा बेटा चल बसा और अब मंगल। ना जाने किसका श्राप लग गया है हमारे घर को। एक के बाद एक अनहोनी घटती ही जा रही है। मंगल की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है माँ। किसी ने जानबूझकर मारा है उसे। उसकी हालत नहीं देखी क्या तुमने? कैसे उसके चेहरे पर पूरा मांस नोचा हुआ था। मैं वो फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ माँ, लेकिन जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे माँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उन दोनों की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 13 दिन बाद मंगल की सभी अंतिम क्रियाएं पूरी हुई। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश अपनी मां के कमरे में एक गद्दा डालकर सोया हुआ था। तभी रात के लगभग 3 बजे दरवाजे पर वही ठक ठक की आवाज हुई। उस आवाज से राजेश की नींद टूट गई। उसने घड़ी में समय देखा तो वो भी हैरान रह गया। इतनी रात को घर पे कौन आया है? फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मां की नींद ना टूट जाए इसलिए राजेश बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने भी वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसने अपने चेहरे से अपना घूंघट हटाया और सीधे राजेश की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाकर एक ही झटके में उसके गर्दन को मरोड़ डाला। वो उसी वक्त निढाल होकर जमीन पर गिर गया। उसे चीखने का भी वक्त नहीं मिला। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार की क्रिया की गई। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। जैसे ही राजेश की मौत के 13 दिन बाद उसकी अंतिम क्रियाएं पूरी की गई तो उसके अगले दिन घर के आंगन में उनकी मां का मृत शरीर मिला, जिनके चेहरे का मांस मानो किसी वैशी दरिंदे ने नोच लिया हो। सबसे बदकिस्मती की बात यह थी कि उनका क्रियाकर्म करने के लिए अब घर में कोई भी उनका वारिस, कोई भी सदस्य नहीं बचा था। ना जाने इनके परिवार को तो किसकी नजर लग गई है। तीनों बच्चे मर गए, राधा भी मारी गई। इन तीनों की मौत ही सामान्य ना है। मन तो लागे है कि किसी ऊपरी हवा ने ही इनके पूरे खानदान को खत्म किया है, वरना ऐसा हंसता खेलता परिवार ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लोगों की उस भीड़ में काले कपड़े पहने अपने चेहरे को ढकी हुई वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक चिंता थी, जैसे कुछ तो ऐसा हो गया हो जिसकी उसने भी कल्पना नहीं की थी। ये सब क्या हो रहा है? उसे तो बस उन दोनों को मारना था, उसने इसे भी क्यों मार डाला? कहीं कुछ
गलत तो नहीं हो गया? आधी रात को काला कपड़ा ओढ़कर वो फिर से अपने हाथों में पोटली लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक आदमी अपनी साइकिल से गुजर रहा है। मगर देखते ही देखते वहां पायलों की आवाज गूंजी और उसके सामने घूंघट ओढ़ी वो स्त्री अचानक से आकर खड़ी। डर के मारे वो आदमी साइकिल से गिर पड़ा। वो उसकी ओर बढ़ी और उसने उसके शरीर के मांस को भी पूरी तरह से नोच डाला। उसकी चीखों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। ये देखकर काले कपड़ों से खुद को ढकी माया के होश उड़ गए। वो तुरंत ही वहां से भागकर अपने घर पहुंची। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आवाज हाँफ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे उसे शांत करना होगा, वरना जो भी अब उस कुएं के पास से गुजरेगा